गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अब तक हमने मानव के श्वसन तंत्र के बारे में इंट्रोडक्शन की है और श्वसन के प्रकारों के बारे में पढ़ा है। आज हम श्वसन तंत्र और इसकी क्रियाविधि उसे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सम्मिलित रूप से हम श्वसन तंत्र कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारे ह्यूमन बॉडी का, जो कि हमारे लिए एक लाइफ सेविंग सिस्टम माना जाता है। अगर सांस किसी व्यक्ति को नहीं आ रहा तो उसकी डेथ हो सकती है। श्वसन तंत्र हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवित रहने के लिए। श्वसन तंत्र का जो एक स्ट्रक्चर है वो हमारे नाक से शुरू होता है। नाक के जो बिल्कुल बाहरी और दो छिद्र होते हैं उन्हें हम बाह्य नासा छिद्र कहते हैं या फिर उन्हें हम नासा द्वार कहते हैं। नासा द्वार या नासा छिद्र जो हैं वो 3 प्रकार की हड्डियों यानी कि अस्थियों से मिलकर बने होते हैं। पहली नेज़ल, दूसरी प्रीमैक्सिला और मैक्सिला, ये मिली हुई होती हैं, और एथमॉइड। ये 3 प्रकार की जो अस्थियां हैं इनसे मिलकर के बाह्य नासा छिद्र या नासा द्वार जो है वो बना होता है। उसके बाद आती है नासा गुहा। ये हमारी नेज़ल कैविटी कहते हैं हम इसको। हमारे नाक के छिद्र के बाद जो हमारे नाक का भाग हमें बाहर दिखाई देता है मांसपेशियों से घिरा हुआ, उसे हम नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा के बाद एक पतली छोटी नलिका होती है जिसे हम नासा ग्रसनी गुहा कहते हैं। यानी कि जब नाक का जो छिद्र है वो एक नलिका समान संरचना में खुलने लगता है तो उसे हम नासा ग्रसनी गुहा कहते हैं। ये नासा ग्रसनी गुहा आगे चलकर हमारे कंठ में, जिसे हम फेरिंक्स कहते हैं, उसमें जाकर के खुलती है। कंठ त्रिभुजाकार कक्ष होता है, यानी कि त्रिभुज के आकार का एक ट्राइएंगुलर शेप का एक कक्ष होता है। इसके अंदर 3 उपास्थियाँ पाई जाती हैं। पहली अवटु, जिसे हम थायराइड ग्लैंड की जो कैविटी होती है वो कहते हैं। उसके बाद में मुद्रिका द्रविकाभ, ये इसकी उपास्थि है, और एपिग्लोटिस। ये 3 जो उपास्थियाँ हैं ये कंठ को एक त्रिभुजाकार कक्ष में बदल देती हैं, और इसी त्रिभुजाकार में स्वर रज्जु पाया जाता है या स्वर यंत्र पाया जाता है, जो कि हमारी जो वॉइस है, हमारी आवाज़ है, उसको आगे शब्दों में बांटता है, हमारे आवाज़ को एक रूप देता है। हमारे शब्दों का निर्माण करने वाला एक रज्जु होता है, एक तंतु होता है, जिसे हम स्वर रज्जु या स्वर तंतु कहते हैं। कंठ एक 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका में खुलता है जिसे हम श्वास नली कहते हैं। श्वास नली 12 सेंटीमीटर तक तो एक लंबी नलिका रहती है। उसके बाद ये छोटी छोटी 2 नलिकाओं में बंट जाती है जिसे हम श्वसनी कहते हैं। ये श्वसनी जो है वो हमारे फेफड़ों के पास वाली नलिका होती है। श्वास नली क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 फेफड़े पाए जाते हैं। 2 फेफड़े होते हैं, यानी कि 2 लंग्स होते हैं। तो दोनों लंग्स के लिए, दोनों फेफड़ों के लिए अलग अलग नलिकाएं होनी चाहिए। तो श्वास नली 2 भागों में बंट करके श्वसनी बना देती है। तो हमारे शरीर के अंदर 2 श्वसनियाँ पाई जाती हैं। श्वास नली 1 होती है और श्वसनी 2 होती हैं। और श्वसनी जो है वो बिल्कुल फेफड़ों के पास में पाई जाती है, और ये आगे चल कर के फेफड़ों की वायुकुपिकाओं में पहुंच जाती है। अब देखते हैं कि फेफड़े, हमारे शरीर के अंदर 2 फेफड़े होते हैं।
दोनों ही फेफड़ों में बहुत सी वायु कूपिकाएँ होती हैं जिनके अंदर गैस भर जाती है, ऑक्सीजन भर जाती है और CO2 वहाँ से बाहर निकाली जाती है। ये छोटे छोटे बुलबुलों जैसी संरचना, अगर हम बिल्कुल छोटे छोटे गुब्बारों को एक ऐसी टहनी पर टांगें कि जिसकी बहुत सारी शाखाएं हों, जैसे आपने कोई लकड़ी ली है, टहनी ली है, उस पर पत्तियां नहीं है लेकिन आपने वहाँ पर छोटे छोटे गुब्बारे टांग दिए, वो बहुत ही सघन सा जाल बना लेती हैं। वैसा ही संरचना हमारे फेफड़ों के अंदर पाई जाती हैं। ये वायु कूपिकाएँ जो हैं इन्हें हम फुफ्फुस भी कहते हैं या फिर वायु कूपिकाएँ कहा जाता है। हमारे दोनों ओर के फेफड़ों के अंदर लगभग 60 करोड़ वायु कूपिकाएँ होती हैं। इनकी जो बाहरी सतह होती है वो गैसीय विनिमय की प्रमुख सतह मानी जाती है, यानी कि वायु कूपिकाएँ जो हैं वो हमारे गैसीय विनिमय की प्रमुख सतह मानी जाती हैं, यानी कि जहाँ से गैसों का आदान प्रदान हमारी बॉडी करती है। वो एक वायु कूपिका जो है बहुत छोटी संरचना होती है और इसका व्यास लगभग 1.2 मिलीमीटर होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे बुलबुले जैसी संरचनाएं होती हैं। ये ऐसे लगी रहती हैं जैसे ये श्वसनी आई यहाँ पर इनके पास, और ये काफ़ी सारी शाखाओं में बंट जाती है आगे, और इस पर यहाँ वायु कूपिकाएँ लगी रहती हैं। ये वायु कूपिकाएँ मिल करके ऐसा लगता है जैसे एक पेड़ पर बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियाँ लगी हुई हैं या फिर फल लगे हुए हैं। तो इन्हें हम जैसे अगर इस तरीके से देखें तो ये पेड़ जैसी संरचना बनाता है, तो इसे हम श्वसन वृक्ष भी कहते हैं। हमारे फेफड़ों के अंदर जो एक शाखा जाती है नलिकाओं की, वो आगे जाकर शाखाओं में अलग अलग बन जाती है, तो उस पर छोटी छोटी वायु कूपिकाएँ लगी रहती हैं। तो एक नलिका के ऊपर जहाँ पर बहुत सारी शाखाएँ निकलती हैं और उस पर छोटी छोटी गोलिकाएँ लगी हों, तो वो एक वृक्ष जैसी संरचना बनाती हैं। इसे श्वसन वृक्ष कहा जाता है। तो एक वायु कूपिका का जो व्यास होता है वो लगभग 0.2 मिलीमीटर होता है, और एक वायु कूपिका की झिल्ली यानी कि उसके बाहर का जो आवरण, व्यास हुआ ये भाग, और झिल्ली यानी कि जिस आवरण से ये बनी हुई है, इसकी झिल्ली की जो मोटाई होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर्स होती है, यानी कि बहुत ही बारीक या पतली झिल्ली इनकी होती है। तो ये है हमारा श्वसन तंत्र। अब देखते हैं कि श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। बिल्कुल इजी वे है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है और CO2 को शरीर से बाहर निकालना है। तो सबसे पहले नासा छिद्र से होकर के वायु जो है वो नासा गुहा में पहुंचती है, नासा गुहा से वो नासाग्रसनी गुहा में, वहाँ से वो कंठ से होकर के श्वास नली में पहुंचती है और 2 भागों में बंट करके श्वसनली से होते हुए वो फेफड़ों में पहुंच जाती है। फेफड़ों में होती हैं वायु कूपिकाएँ, वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। तो गैसों का आदान प्रदान जब हो जाता है तो CO2 गैस शरीर से इसी मार्ग द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ऑक्सीजन का होता है शरीर में प्रवेश और CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है इस मार्ग से, और हमारे फेफड़ों में जो कोशिकीय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली CO2 गैस है वो इसी मार्ग से वापस वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। तो ये है हमारे श्वसन की क्रियाविधि। इसे आप चाहे लंबे वे में लिखना चाहो तो आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही सरल सी प्रक्रिया इस तरीके से आपको समझाई है, इसमें कोई भी ताम झाम नहीं है। आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इजीली आप इसकी व्याख्या कर सकते हो कि कैसे वायु
इस मार्ग से पहुंचती है और नासा द्वार से होते हुए वापस बाहर वातावरण में मुक्त कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है, ज़्यादा आपको कठिन नहीं लगने वाला, आई होप। अब श्वसन की जो क्रियाविधि है वो 2 चरणों में पूरी होती है। अब तक हमने देखा था कि ऑक्सीजन का अंदर हमारे शरीर में प्रवेश होता है और फेफड़ों से जो CO2 है उसको बाहर निकाला जाता है हमारे शरीर से। तो ये मैकेनिज़्म जो है वो 2 चरणों में पूरा होता है। तो इसको साइंटिफिक भाषा में अगर हम लिखें तो ये 2 चरणों में पूरी होने वाली प्रक्रिया है। पहला है निःश्वसन या अंतःश्वसन, जिसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं, और दूसरी प्रक्रिया है उच्छ्वसन, जिसे हम एक्सपिरेशन कहते हैं। बस नॉर्मल सी प्रक्रियाएं हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। निःश्वसन यानी कि निष्क्रिय अवस्था, ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश होता है, इसे हम इन्हेलेशन कहते हैं। इन्हेलेशन भी कह सकते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं, अंतःश्वसन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन का हमारे नासा द्वार के द्वारा शरीर में प्रवेश निःश्वसन कहलाता है। और हमारे फेफड़ों से जो CO2 है उसका शरीर से बाहर निष्कासन या शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। तो हमारे सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम उच्छ्वसन या एक्सलेशन कहते हैं या एक्सपिरेशन कहते हैं। तो 2 प्रक्रियाओं में हमारे श्वसन की क्रियाविधि संपूर्ण होती है। आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वायरी, यू कैन कमेंट अस, कॉन्टैक्ट अस। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।